डेफिनेशन लिखो। सबसे पहले हेडिंग डाल लो कार्बोहाइड्रेट, बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स इसी चला दे। चलो हेडिंग डालो बायोमोलिक्यूल्स। आसान सा प्यारा सा छोटा सा चैप्टर है, ठीक। बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? बेसिकली बायोलॉजिकली जो हमें कंपाउंड्स मिलते हैं, पॉलीमर्स होते हैं बहुत, जिनका मास बहुत ज्यादा होगा। मैक्रोमोलिक्यूल्स विच आर नेचुरली अकरिंग इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स विच आर नेचुरली अकरिंग इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स आर नोन एज बायोमोलिक्यूल्स। जैसे स्टार्च, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज कहाँ पे होता है? प्लांट्स में होता है। सुक्रोज हो गया, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, विटामिन्स, ये सब क्या होते हैं? बायोमोलिक्यूल्स। अगर ये सारी थ्योरी है नहीं आगे वो भी आएगा, स्ट्रक्चर वाला पार्ट भी आएगा, इंटरेस्टिंग पार्ट भी आएगा। सर एक चीज मुझे ये केमिस्ट्री का जो बोर्ड का होता है वो इतना बता दीजिए क्या कितने मार्क्स का क्या आता है? अरे मैं बोर्ड वाले पेपर लूंगा, टेंशन क्यों लेते हो? नहीं बस बता दे। अरे सब बता दे। फिजिक्स में बता दे कि मैं कितने मार्क्स से आएंगे, कितने मैं तुम्हें पूरा ब्लूप्रिंट दे दूंगा, बस देख लो। बायोमोलिक्यूल्स सीमित रहता है। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स। और बातें नहीं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी, मतलब इसके अंदर बहुत सारे OH ग्रुप्स होंगे, साथ में या तो हमें एल्डिहाइड ग्रुप मिलेगा या क्या मिलेगा? कीटोन। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। जैसे ग्लूकोज। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? इनको का टेस्ट मुझे दे दो, मैं बाद में देता हूँ, तो अभी चेक करने क्या क्यों लेंगे सर? बाद में लेंगे। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज एक क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। सिमिलरली सुक्रोज या सुक्रोज ही कर लो। सुक्रोज क्या होता है? C12H22O11। फ्रक्टोज, फ्रक्टोज क्या होता है? फ्रक्टोज भी होता है C6H12O6। अब देखो तुम्हें ना यहाँ पे दो, पहले तो डेफिनेशंस लिख लो, फिर मैं दोनों के बारे में बताता हूँ। बायोमोलिक्यूल्स की डेफिनेशन याद रखना। मैक्रोमोलिक्यूल्स विच आर नेचुरली अकरिंग इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका साइज बहुत बड़ा होगा और वो बायोलॉजिकल सिस्टम्स में नेचुरली क्या करेंगे? एग्जिस्ट करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स नेचुरली होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जैसे गन्ने के अंदर चीनी होती है, सुक्रोज होता है, उसके अंदर नेचुरली है, ठीक है। प्लांट्स में स्टार्च, सेल्यूलोज ये सब होता है, वो नेचुरल है, ये सब चीजें नेचुरल है। कार्बोहाइड्रेट्स दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव। ये कंपाउंड्स कैसे होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। पॉलीहाइड्रोक्सी, मतलब इसके अंदर OH बहुत ज्यादा हुआ करेंगे, या तो एल्डिहाइड मिला करेगा या क्या मिला करेगा? कीटोन। नोट करो इन्हें। एग्जांपल्स में तुम्हें तीनों के फॉर्मूलाज याद करने हैं। ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मूला सेम है। सुक्रोज C12H22O11। इन दोनों का मॉलिक्यूलर मास 180 आता है, ये याद रखना। इन दोनों का मॉलिक्यूलर मास कितना आया करेगा? 180। एंड इसका मॉलिक्यूलर मास भी तुम्हें थोड़ा सा ध्यान में रखना है, कितना? वैसे तो मॉलिक्यूलर मास में निकालना आता है, लेकिन कैलकुलेशन बहुत लंबी होती है, तो थोड़ा ध्यान रखें कि इसका ये सब कार्बोहाइड्रेट्स कलियर नोट। इसके अंदर तुम्हें इसके स्ट्रक्चर्स भी याद करने हैं। जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है
C6H12O6 ही है। इसके अंदर क्या है, सबसे नीचे है CH2OH, सबसे नीचे क्या होता है CH2OH, फिर कार्बन 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 6 कार्बन बनाने, 1 2 3 4 5 6, ये तो टेढ़ी चेन, नहीं नहीं, वो तो वैसे टेढ़ी होगी। ये एक, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा तो ऊपर ही बन जाएगा। चौथे जो सबसे ऊपर वाला कार्बन है वहां पे होता है एल्डिहाइड CHO। इसका स्ट्रक्चर याद करने का एक ही तरीका है, जो सबसे ऊपर वाला कार्बन है वहां क्या होता है CHO, सबसे नीचे वाले पे क्या होता है CH2OH, फिर बीच में क्या होता है OH OH H OH। जहां पे मैंने OH लगाया वहीं पे तुम्हें OH लगाना है, जहां पे मैंने H लगाया वहीं पे तुम्हें H लगाना है, तुम रिवर्स नहीं कर सकते हो। इस तरीके से याद करो OH OH H OH। तो जहां जहां हमने OH लगाया था उसके सामने क्या आएगा H, जहां पे हमने H लगाया है उसके सामने क्या आएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के अंदर क्या है एल्डिहाइड ग्रुप है, देखो क्या है एल्डिहाइड ग्रुप, और इसके अंदर बहुत सारे OH ग्रुप्स हैं। तो ये क्या है, एक तरह से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्लियर नोट, बनाएंगे से कोई डाउट। एल्डोस कीटोस क्लियर है ना, सिंपल सा है। अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डोस, कीटोनिक ग्रुप है तो कीटोस। अच्छा, जो अपना ग्लूकोज है, ग्लूकोज के अंदर कौन सा ग्रुप था एल्डिहाइड, तो ग्लूकोज एक तरह का क्या है एल्डोस है, ग्लूकोज एक तरह का क्या है एल्डोस। जबकि अपना जो सुक्रोस है फ्रक्टोस, फ्रक्टोस में कौन सा ग्रुप था कीटोनिक ग्रुप था, तो ये क्या है कीटोस। कोई दिक्कत, एक है एल्डोस और दूसरा क्या है कीटोस। कर लिया नोट। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होगा उसको हम एल्डोस बोलेंगे, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर कीटोनिक ग्रुप हुआ करेगा उसको हम क्या बोला करेंगे कीटोस। मतलब glucose is not a type of aldose, it is an aldose. Glucose एक example of aldose. ग्लूकोज एक एग्जांपल है एल्डोस। इतनी ज्यादा इंग्लिश मत बोला करो, तेरे को पता है कि मेरी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है। अभी इधर जो शरीर सभी शॉप है। ये टाइड की बात कहाँ से आ गई बीच में पता नहीं कहाँ से बात कहाँ ले जाते हो। इतनी बात अगर क्वेश्चन में घुमानी आए तो नंबर आ जाए, नंबर पता तुम लोगों के कितने कम है। आपको पता है मैं करता हूँ, जब मैं रिएक्शन कन्वर्जन करता हूँ आपको पता है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स on basis of number of carbons present in it। हाँ बेसिकली नाम ही है। सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर कितने कार्बन है 3 कार्बन। सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट कौन सा है 3 कार्बन, ये याद रखना। स्मॉलेस्ट नोन कार्बोहाइड्रेट टिल नाउ, smallest known carbohydrate till now has 3 कार्बन। अगर कोई भी एल्डिहाइड या कोई भी कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर 3 कार्बन होंगे, जिसके अंदर 3 कार्बन हुआ करेंगे उसको हम क्या बोला करेंगे ट्रायोस। क्या बोला करेंगे ट्रायोस। 4 कार्बन होंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे टेट्रोस। 5 कार्बन वाले को क्या बोला करेंगे पेंटोस। कितना आसान चैप्टर है ना। अगर
कहाँ ऑर्गेनिक में डाल दिया इस बेचारे को। 6 कार्बन हुआ करेंगे तो क्या बोला करेंगे, हेक्सोस। तो मतलब अपने जो हमने एल्डिहाइड और कीटोन बनाए, इन सब में कितने कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। तो ये दोनों ही क्या है, हेक्सोस। तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है फ्रक्टोस, कीटोस है और क्या है, हेक्सोस। सिमिलरली एल्डिहाइड भी अपना क्या है, हेक्सोस। नोट कर लो इसे। मोनोसैकेराइड्स क्या हैं, जो फर्दर हाइड्रोलिसिस पे ब्रेकडाउन नहीं होते हैं। मतलब ये सबसे छोटे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं। बेसिकली क्या होगा, सुनो पहले समझ लो। अभी हुआ क्या करेगा, हम एक कार्बोहाइड्रेट लिया करेंगे, जैसे अगर हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज को जोड़ दें, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को जोड़ेंगे तो अपने को क्या मिला करेगा, सुक्रोज। जब हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज को जोड़ेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, सुक्रोज मिलेगा। तो सुक्रोज कितने कार्बोहाइड्रेट्स को मिला के बना है, 2 कार्बोहाइड्रेट्स को मिला के बना है। तो ये एक डाइसैकेराइड है। ये क्या है, एक डाइसैकेराइड। बेसिकली अभी क्या हुआ करेगा, हम 2 या 2 से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स को जोड़ जोड़ के एक नया कार्बोहाइड्रेट बनाया करें। तो वो कितने कार्बोहाइड्रेट से मिला बना है, वो क्या है उसका, जैसे मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, और ये मोनोसैकेराइड्स है जिसको हम जोड़ जोड़ के चीजें बना रहे हैं। बेसिक जो चीज है वो क्या है, मोनोसैकेराइड। समझ आया या नहीं। अब होता क्या है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। अगर हम सुक्रोज को हाइड्रोलिसिस करें, सुक्रोज की अगर हम क्या करें, हाइड्रोलिसिस करें, तो वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने डेफिनेशन क्या लिखी कि एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो 2 मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट हो रहा है या 2 सिंपलर यूनिट्स में कन्वर्ट हो रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, डाइसैकेराइड। जो पहले से ही सिंपल है वो फर्दर कन्वर्ट नहीं होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोसैकेराइड। ट्राइसैकेराइड क्या हो जाएगा, जो 3 यूनिट्स में कन्वर्ट हो। पॉली जिसमें बहुत सारे हों। ओलिगो हम 2 से लेकर 10 तक के लिए जनरल क्लासिफिकेशन कर देते हैं, 2 से लेकर 10 है तो उसको हम किस में डाल देते हैं, ओलिगो, ओलिगोसैकेराइड। पॉली नहीं, ओलिगो। मोनोसैकेराइड क्या है, जो फर्दर ब्रेकडाउन नहीं हो सकता, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोस। ओलिगो क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड, जैसे सुक्रोज, माल्टोज। माल्टोज किसमें होती है, चीनी। चीनी पता है क्या है, ठीक है। बस ये तुम सुक्रोज और माल्टोज तक ही याद रखो, आगे के नाम याद करने की जरूरत नहीं है। पॉलीसैकेराइड्स Basically, 1 monosaccharides plus 1 monosaccharides, polysaccharides. पॉलीसैकेराइड क्या है, जिसमें बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स मिले। फॉर एग्जांपल स्टार्च, सेल्यूलोज। एग्जांपल 2 याद करें, नोट करो इसको। अब तुमसे डाइसैकेराइड की डेफिनेशन भी पूछ सकता है, ट्राई की भी पूछ सकता है, लेकिन जनरली वो किसकी पूछता है, ओलिगो। करो इसे नोट। इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स एक्ट एज बायोफ्यूल टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ लिविंग सिस्टम। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए डीजल चाहिए होता है, ऐसे बॉडी को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए। तो उस एनर्जी को हमने क्या नाम दिया है, बायोफ्यूल। तो कार्बोहाइड्रेट्स एक्ट एज बायोफ्यूल, मतलब हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। रिएक्शन याद रखें, एनर्जी की वैल्यू याद नहीं करनी है, बस ये याद रखें प्लस एनर्जी, वैल्यू याद नहीं करनी। बेसिकली हमारी बॉडी में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स ऑक्सीडाइज होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है और साथ में एनर्जी रिलीज होती है। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज्ड एज अ स्टोरेज मॉलिक्यूल्स एज स्टार्च इन प्लांट्स एंड ग्लाइकोजन इन एनिमल्स। ये पीवाईक्यूज में क्वेश्चन आ चुका है इस लाइन से कि स्टोरेज के लिए कौन सा कार्बोहाइड्रेट यूज होता है प्लांट्स के अंदर, स्टार्च। इस चैप्टर को पूरा रट्टा लगाना पड़ेगा एक एक पॉइंट को। Starch is used as a storage molecule in plants and glycogen in animals. दूसरा, डीएनए में
डीऑक्सीराइबोस होता है, क्या होता है? डीऑक्सी, इसको डीऑक्सीराइबोस याद कर लो, पूरा नाम ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है। आरएनए में क्या होता है? सिर्फ राइबोस, ठीक। डीऑक्सीराइबोस आरएनए में क्या है? बेसिकली राइबोस। पढ़ेंगे हम, इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। आरएनए दो तरह के होते हैं, 3 तरह के, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। ये भी है ऐसे तो दूसरे से कॉपी करना है, ये याद करो कि आरएनए के अंदर क्या होता है? राइबोस होता है, एंड डीएनए के अंदर क्या होता है? डीऑक्सी राइबोस। फिर एनिमल्स में एनर्जी मतलब कार्बोहाइड्रेट्स और फॉर्म में भी स्टोर होते हैं ना ग्लाइकोजन के अलावा, वो क्या था? तो कोई आते हैं स्कूल में कह रहे थे वो ग्लाइकोजन और ग्लाइकोसॉल, ग्लाइसिन, एलानिन, ऐसा कुछ नाम ले रहे होंगे, वो तो डीएनए आरएनए के वो हैं बेसिक। मैंने कहा एनिमल में इस फॉर्म में भी स्टोर होते हैं। Cellulose act as structural material of the cell walls of bacteria and plants. जो सेल वॉल बनती है वो किससे बनती है? सेलुलोज से बनती है। अब ये सेल वॉल वगैरह तो तुम लोगों ने बैक्टीरिया एंड प्लांट्स तभी तो लिखे उसमें। अरे तो ये मुझे नहीं पता था कि एनिमल में सेल वॉल नहीं होती, इतना भी बायो स्ट्रॉन्ग नहीं है। Carbohydrates provide raw material for the many important industries like textile, paper. प्लांट्स को काट के तो पेपर बनता है, वो पेपर कहां से निकल रहा है? जो प्लांट के अंदर क्या है? सेल्यूलोज से, ठीक है, नोट करो इसे। ये पॉइंट इसलिए जरूरी है क्योंकि हर एक पॉइंट पे एक एक कार्बोहाइड्रेट का नाम दिया गया है जो तुम्हें याद करना है कि इसका फंक्शन क्या है। आगे करते हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। ऐसे डेफिनेशन नहीं है बेसिकली। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स, इधर शरीन, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिसके अंदर फ्री एल्डिहाइड ग्रुप हो या क्या हो? कीटोनिक ग्रुप, जो रिड्यूस कर पाए किसको? फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट। ऐसे शुगर्स जिसके अंदर फ्री क्या हो? एल्डिहाइड ग्रुप हो, जो रिड्यूस कर पाए किसको? फेलिंग या टॉलेंस सॉल्यूशन को, टॉलेंस रिएजेंट को, उसको हम क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग। जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं वो सब के सब क्या हैं? रिड्यूसिंग शुगर्स। साथ में माल्टोस एंड लैक्टोस भी क्या हैं? रिड्यूसिंग शुगर्स। ये याद रखो, मेंस में जब तुम पीवाईक्यूज करोगे इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन बने हुए हैं। उसमें कहीं ना कोई मोनोसैकेराइड दे देते हैं और वो पूछ लेते हैं कि क्या ये रिड्यूसिंग है या नहीं। नॉन रिड्यूसिंग क्या है? जिसके अंदर फ्री एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप नहीं है और वो फेलिंग सॉल्यूशन या टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर सकते। बेस्ट एग्जांपल है सुक्रोज। सुक्रोज याद रखो कि ये एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ये फेलिंग सॉल्यूशन या टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करता है, ठीक। बाकी सबके सब मोनोसैकेराइड्स, माल्टोस, लैक्टोस, ये सब कैसे हैं? रिड्यूसिंग शुगर्स। डेफिनेशन, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। D and L configuration. बस बस शिरीन। D क्या है? जब कायरल कार्बन पे, बाद में लक्षिता बोल गया, अविष्का। ऑन कायरल कार्बन इफ OH is present on right, OH कहां पे हो? is present on right side, तब हम उसको क्या बोलते हैं? D। अगर कायरल कार्बन पे जो OH है वो कहां पे हो? लेफ्ट साइड पे, तब हम उसको बोलते हैं L। कैपिटल D एंड कैपिटल L। ये स्मॉल d स्मॉल l नहीं है, डेक्स्ट्रो लीवो रोटेटरी नहीं है,
ये कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे RNS कॉन्फ़िगरेशन थी, Yes. ऐसी कॉन्फ़िगरेशन है ये। ये रैंडम लेटर की पता नहीं एक साइंटिस्ट के दिमाग में क्या चल रहा होता है। अरे जब ये वाले खत्म हो जाएंगे फिर ठीक, ये ध्यान रखना, ये स्मॉल डी या स्मॉल एल नहीं है, डेक्स्ट्रो लीवर रोटेटरी नहीं है, ये कॉन्फ़िगरेशन है, कैपिटल डी एंड कैपिटल एल। तो अब देखो, ये है वो सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट जिसमें 3 कार्बन है, 1 2 3, ग्लिसरैल्डिहाइड। अब इसमें जो कायरल कार्बन है, ये कायरल है, चारों डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो ये कार्बन कैसा है, कायरल। अब इस कायरल कार्बन पे जो OH है वो कहां पे है, राइट साइड पे है, तो ये कौन सा ग्लिसरैल्डिहाइड है, डी। प्लस माइनस का मतलब डेक्स्ट्रो या लीवो, लेकिन वो एक्सपेरिमेंटल है, वो हम ऐसे नहीं पता लगा पाएंगे कि ये प्लस है या माइनस है, तो तुम प्लस लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, डी ग्लिसरैल्डिहाइड। तो मतलब वो डी और एल हो सकता है प्लस और माइनस। स्मॉल डी को हम क्या लिखते थे, प्लस। हाँ वो तो पता है, नेक्स्ट राइट होता है। अब जैसे इस वाले में देखो, ये कायरल कार्बन है, लेकिन OH को कहां लगा दिया गया है, लेफ्ट साइड पे, तो ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन हो गई, एल कॉन्फ़िगरेशन। कोई दिक्कत, समझ आ रहा है। लेकिन अगर बहुत सारे कायरल कार्बन हों, जैसे ग्लूकोज के अंदर है, ग्लूकोज के अंदर ये कार्बन भी क्या है, अगर ग्लूकोज के अंदर कितने कायरल कार्बन है, नहीं ग्लूकोज के अंदर कितने कायरल कार्बन हैं, दो है। ये कार्बन कायरल है, एक OH लगा है, एक H लगा है, एक CHO लगा है और एक नीचे बड़ा सा ग्रुप लगा है। ये वाला कार्बन भी कायरल है, ये वाला कार्बन भी कायरल है, और ये वाला कार्बन भी क्या है, क्योंकि ऊपर वाला ग्रुप और नीचे वाला ग्रुप कभी मैच ही नहीं करेगा, ऊपर CHO है नीचे क्या है, तो वो कभी भी मैच करेंगे ही नहीं, और लेफ्ट राइट पे दोनों साइड पे डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो इसमें कितने कायरल कार्बन हैं, अगर बहुत सारे, अब देखो यहाँ पे OH राइट पे लगा है, यहाँ OH लेफ्ट पे लगा है, तो हमें कैसे पता चलेगा ये डी है या एल है। अगर बहुत सारे कायरल कार्बन हैं तो तुम्हें कौन से कायरल कार्बन पे देखना है, लास्ट वाले कायरल कार्बन। अगर नहीं, इफ मल्टीपल कायरल कार्बन्स आर प्रेजेंट, if multiple chiral carbons are present, अगर बहुत सारे कायरल कार्बन प्रेजेंट हैं, तब क्या चेक करना है, चेक कॉन्फ़िगरेशन ऑन लास्ट कायरल कार्बन। शिरीन, ये कैसे पता चलेगा कि ये लास्ट है, इसी पे क्यों देखा, ऊपर वाला भी तो लास्ट हो सकता था। किस पे क्या क्या नहीं हो सकता, हाँ विलक्षिता, अरे नंबरिंग कर दो, सीधी सी बात है, नंबर 1 इसको करोगे, नंबर 2 इसको करोगे, नंबर 3 इसको करोगे, नंबर 4 इसको करना पड़ेगा, 5 इसको करना पड़ेगा, 6 इसको करना पड़ेगा। तो नंबरिंग के अकॉर्डिंग देखें तो लास्ट कायरल कार्बन कौन सा है, यही तो है। कोई दिक्कत, समझ आया या नहीं। सिमिलरली यहाँ पे है, अब ये एल ग्लूकोज बन गया है, क्योंकि OH को हमने कहाँ पे लगा दिया है, लेफ्ट साइड पे। जो मैंने तुम्हें OH OH H OH याद कराया है वो किसके लिए है, डी ग्लूकोज। अगर कभी भी एल ग्लूकोज बनाना हो तो बस OH को घुमा दो, सिर्फ लास्ट वाले को, ठीक, तो वो क्या बन जाएगा, एल ग्लूकोज। नोट करो इन सब चीजों को। लक्षिता विश्वा समझ आया, बोलो। डी ग्लूकोज, क्योंकि ये टॉपिक इतना आसान नहीं होगा। OH OH H OH, सबसे ऊपर क्या था, एल्डिहाइड, और सबसे नीचे क्या था, CH2OH, ठीक। अब यहाँ पे क्या लगा हुआ था, OH OH, अभी लिखना मत कोई भी, क्योंकि इससे पहले मुझे कुछ डेफिनेशन लिखवानी है, HOH, ठीक। यहाँ पे क्या था, H, यहाँ पे क्या था, H OH, एंड यहाँ पे क्या है, H,
कोई दिक्कत? अब होगा क्या, ये जो ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर पड़े हैं, अब थोड़ी सी ऑर्गेनिक लगाते हैं, इसके पास क्या पड़े हैं, लोन पेयर पड़े हैं। और हमने पढ़ा हुआ है कि एल्डिहाइड पे कैसा अटैक होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड्स कैसी रिएक्शन शो करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो होगा क्या, OH आया, OH ने कार्बन पे अटैक कर दिया, सर लास्ट वाले अटैक करें। हाँ क्योंकि उससे 6 मेंबर की रिंग बनती है, स्टेबल है, अभी बनेगी रिंग, जब बन जाएगी तब पता चलेगा। तो इसने कार्बन पे अटैक कर दिया और कार्बन ने अपना पाई बॉन्ड तोड़ के किसको चार्ज ट्रांसफर कर दिया, फिर O को ट्रांसफर कर दिया। तो बेसिकली कुछ ऐसा ऐसा कंपाउंड बन जाएगा। तो ये बन गया है O-, और एक ऑक्सीजन जो है इसको कर्व्ड ही रखना, नहीं तो अगर उसमें तुमने शार्प एंड दिया उसको, वहां कार्बन लगेगा, कार्बन वहां पे कोई भी नहीं, ठीक। कुछ इस तरीके से ऑक्सीजन ने जाके वहां पे बॉन्ड बना लिया है, मतलब ऑक्सीजन अब एक कॉमन एटम है बिटवीन दिस कार्बन एंड दिस कार्बन, कोई दिक्कत? और फिर इसने वाटर से क्या किया होगा, H ले लिया होगा, इसका भी तो H+ बाहर ही गया। बेसिकली जब ऑक्सीजन ने अटैक किया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, आया या नहीं? फिर उसने अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए क्या किया, H+ को बाहर निकाल दिया, और जो H+ बाहर निकलेगा वो कौन गेन कर लेगा, ये O गेन कर लेगा। तो फाइनल स्ट्रक्चर क्या बन रहा है अपने पास, तो फाइनली ये कार्बन बना रहा है OH, इस कार्बन पे क्या बन रहा है OH, और एक ऑक्सीजन है जो इनको कनेक्ट कर रहा है। क्लियर या नहीं, कोई दिक्कत? देखो ये था ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर से इसके ऊपर अटैक कर दिया, इसके ऊपर पाई बॉन्ड था, वो पाई बॉन्ड तोड़ के हमने ऑक्सीजन को क्या दे दिया, माइनस चार्ज। जब ऑक्सीजन ने अटैक किया तो ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। फिर वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या कर रहा है, H+ को बाहर निकाल रहा है, वो H+ इसके साथ जाके जुड़ रहा है, तो यहाँ पे OH बन गया, ये O बन गया, तो एक रिंग सा बन गया है बीच में, कोई दिक्कत? क्लियर या नहीं, सबको क्लियर? या एक काम करो, पहले यहाँ तक बना ही लो, तो इकट्ठा समझ नहीं आएगा, पहले यहाँ तक बनाओ, हेडिंग डाल लेना। हाँ राइट साइड पे किसी भी ऑक्सीजन से लोन पेयर जा सकता है या वो लास्ट वाले, सिर्फ लास्ट वाले, क्योंकि ये कितने मेंबर की रिंग बनी, 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर की रिंग क्या होती है, नहीं नहीं 6 होती है, 5 और 6 होती है, 6 ज्यादा होती है। तो यहाँ पे पहले हेडिंग डालना साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज या साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ, अरे ठीक है जो होना तो हो गया, अब काम करेंगे। थोड़ा अजीब सा लग रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे तो हमने कभी रिंग बनाई नहीं है, तो प्रॉपर रिंग बनानी पड़ेगी इसकी। तो बीच में ऑक्सीजन आ रहा है ना, और कितने कार्बन की रिंग कितने मेंबर की रिंग बन रही है, जब 6 मेंबर की रिंग बनती है तो हमारे पास एक कंपाउंड है पायरिन, हमारे पास एक कंपाउंड है पायरिन, ई भी आता है पायरिन, वो बाद में चलो ये ऐड कर देते हैं। सर इसके उस स्ट्रक्चर के बारे में ज्ञान नहीं है, उसके नीचे ये बना हुआ है। नहीं उसके नीचे यही बनाना है जो मैंने अभी बनाया। तो हम साइक्लिक फॉर्म में इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, पायरिनोस लिखो यहाँ पे, पायरिनोस।
पायरेन भूल जाओ, पायरेनोस लिखो, ये पायरेनोस है। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमारा जो साइक्लिक फॉर्म है वो कुछ ऐसा ऐसा ही है। 6 मेंबर की रिंग है, 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग है और बीच में इंक्लूड क्या हो रहा है, तो सेम हमारा ग्लूकोज ने भी ऐसा ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर बना लिया है। 6 मेंबर की रिंग बन रही है और बीच में ऑक्सीजन भी इंक्लूड हो रहा है। अच्छा, ये चीज थोड़ा ध्यान रखें जो मैं तुम्हें स्टार्टिंग में बताई थी कि ये कार्बन नंबर क्या है, 1। ये कौन सा कार्बन है, कार्बन नंबर 1। ये कौन सा कार्बन है, कार्बन नंबर 2। ये कार्बन नंबर 3 है, कार्बन नंबर 4 5 6। ठीक, यहां पे जब हम पायरेनोस करते हैं, पायरेनोस के अंदर ये कार्बन नंबर 1 होता है, ये कार्बन नंबर क्या होता है 2, ये कार्बन नंबर 3 होता है, ये कार्बन नंबर 4 है और ये कार्बन नंबर 5 होता है। अब जो तुम्हारे पास ग्लूकोज के अंदर ऐसे ऐसे बॉन्ड्स बने हुए हैं, हमने ग्लूकोज के अंदर ऐसी बॉन्ड्स बनाए, अगर तुम्हारा यहाँ पे कोई एटम ए है और यहाँ पे कोई एटम बी है, तो इसके अंदर हम बॉन्ड्स कैसे बनाते हैं, इस तरीके से। मतलब ग्लूकोज के हमने स्ट्रक्चर जो बनाए उसमें लेफ्ट राइट बॉन्ड बनाए, इसमें हम कैसे बनाते हैं, टॉप बॉटम, इस तरीके से। बेसिकली ये कार्बन है, बीच में कार्बन के 4 बॉन्ड्स होने चाहिए ना, 2 बॉन्ड्स तो बने हुए हैं, तो 2 बॉन्ड वो एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो बेसिकली जो हमारा राइट साइड पे एटम था वो अब कहां आ जाएगा, नीचे की तरफ। जो राइट साइड पे एटम था वो कहां आ जाएगा, नीचे की तरफ, और जो लेफ्ट साइड पे एटम था वो कहां चला जाएगा, ऊपर की तरफ। जब हम हमारे नॉर्मल ग्लूकोज को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो जो हमारे ग्लूकोज में हमने ऐसे ऐसे बॉन्ड्स बनाए हैं, जो लेफ्ट राइट साइड पे एटम है वो कहां जाएगा, नीचे की तरफ, और जो लेफ्ट साइड पे एटम है वो कहां जाएगा, ऊपर की तरफ। कोई दिक्कत, क्लियर? अब देखो थोड़ा ध्यान से, मैं इसको यहीं पे बना लेता हूँ थोड़ा। देखो एक कार्बन ये, एक ये रहा दूसरा मेंबर, तीसरा नंबर, 4th मेंबर, 5th मेंबर, 6th मेंबर कौन है, ऑक्सीजन। इसमें भी तो क्या है, 5 कार्बन है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th और 6th कौन है, ऑक्सीजन। वो भी देखते हैं कि क्या हो रहा है उसके साथ, समझते हैं। वो रिंग के अंदर तो नहीं है ना, रिंग के तो बाहर है। नहीं कुछ नहीं, वो सिर्फ सर आपने वो स्ट्रक्चर पे बैठा हुआ है। हाँ बस वो वैसे बनाना है, थोड़ा टाइम पास के लिए। वो अपने पायरेनोस हमें दिखाने के लिए उसका कंपेयर करने के बाद, अरे सुन लो सुन लो सुन लो, ये जो 6 कार्बन था वो हमने निगलेक्ट कर दिया। नेग्लेक्ट कुछ नहीं किया, अभी आएगा, ऐसे अपनी तरफ से नेग्लेक्ट नहीं। अब देखो फर्स्ट कार्बन तो अभी अभी कायरल बना है, पहले तो ये कायरल था ही नहीं, तो इस पे OH कहाँ आएगा हमें नहीं पता। ठीक है, हो सकता है OH लेफ्ट साइड पे आएगा, हो सकता है OH कहाँ आया, राइट साइड पे। पहले तो ये क्या था, CHO था ना, इसका तो प्री डिफाइंड कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो इस पे अभी मुझे नहीं पता कि OHH कहाँ पे आया है, तो इसको ऐसे बना देते हैं, इसका OHH कहाँ पे आया है वो अभी हमें नहीं पता, लेकिन सेकंड कार्बन का तुम्हें पता है OH कहाँ पे है, कहाँ पे है, लेफ्ट होता है। यहाँ तक मुझे तो, मैंने आज तक बचपन से पढ़ता आया हूँ तो ये राइट ही होता है, बाकी पता नहीं भाई। सेकंड वाले का राइट में तो सेकंड वाले कार्बन पे OH कहाँ पे है, राइट पे, तो राइट वाली चीज कहाँ जाती है, नीचे। तो H कहाँ था, लेफ्ट पे, तो H कहाँ चला गया, ऊपर। थर्ड कार्बन पे आ जाओ, H कहाँ पे था, नीचे आ जाएगा, और OH कहाँ चला जाएगा, ऊपर। फोर्थ कार्बन पे आ जाओ, OH राइट पे था तो अब कहाँ जाएगा, नीचे, और ये कहाँ चला जाएगा, CH2OH जो 5वें कार्बन पे है वो हमेशा कहाँ पे रहेगा, ऊपर। ये हमेशा याद रखना, CH2OH हमेशा कहाँ रहेगा, ऊपर, और जो बचा हुआ हिस्सा है मतलब हाइड्रोजन वो कहाँ रहेगा, नीचे। आ रहा है समझ या नहीं, कोई भी दिक्कत? ये हमारे स्टेट चेन नियम को अपने आप ऐसे रियलाइज किया, बेसिकली ये इस फॉर्म में नहीं होता, ये असली में इसी फॉर्म में। डायरेक्टली वैसे रिंग करती है। ठीक, दोबारा समझो, पहले ऊपर CHO था, OH तो अभी अभी बना है, तो
तो हमें नहीं पता वो OH लेफ्ट साइड पे आया है या वो OH राइट साइड पे है, वो अभी देखेंगे कि कहाँ पे आ रहा है असली में। तो इसके लिए मैंने इसको ऐसे बना दिया कि अभी मुझे नहीं पता कि OH लेफ्ट साइड पे है या, मतलब दो ग्रुप्स हैं, एक जगह OH है और एक जगह H है, हमें नहीं पता कि कौन ऊपर है और कौन नीचे है। यहाँ से तो हमें पता है ये सेकंड कार्बन है एंड OH कहाँ पे है, राइट पे, राइट वाला। अरे अभी हमें ये नहीं पता ना कि हमने OH को ऊपर लगा, लेफ्ट साइड पे लगाना है या राइट साइड पे लगाना है। पहले तो CHO था ना ये, अभी अभी OH आया ये तो रिएक्शन में, तो अभी हमने डिसाइड नहीं किया है कि OH कहाँ पे आया है, ठीक। लेकिन सेकंड कार्बन पे तो प्री डिसाइडेड था पहले से ही है, ये तो OH कहाँ था, राइट पे, तो मैंने इसको कहाँ लगा दिया है, नीचे, और H को ऊपर। तो यहाँ पे H कहाँ था, नीचे, तो राइट साइड पे, तो यहाँ पे नीचे लगा दिया है और OH को ऊपर कर दिया है। यहाँ पे OH कहाँ था, राइट साइड पे, तो राइट साइड वाली चीज नीचे लगा दी और H को क्या कर दिया है, ऊपर। फिफ्थ कार्बन ये था और इसका फिफ्थ कार्बन ये था। अब फिफ्थ कार्बन पे क्या लगा हुआ है, एक H और एक CH2OH। CH2OH हमेशा कहाँ रहेगा, ऊपर, और H कहाँ आएगा, नीचे। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर किसका है, अच्छा ये जो हमने स्ट्रक्चर इनिशियली लिया था वो किसका स्ट्रक्चर था, डी ग्लूकोज का। जो हमने इनिशियली स्ट्रक्चर उठाया था वो किसका स्ट्रक्चर था, डी ग्लूकोज का था या नहीं। अब ये जो स्ट्रक्चर बन के आया है, ये स्ट्रक्चर किसका है, डी ग्लूकोज पायरेनोस, क्योंकि हमने इसको पायरेनोस जैसा स्ट्रक्चर बना के दिया है। कोई दिक्कत, पायरेनोस सर होता क्या है? पायरेनोस तो बेसिकली ये बेसिक स्ट्रक्चर को बोलते हैं, यहाँ पे ऊपर नीचे कुछ भी। स्ट्रक्चर के टाइप कोई डाउट, यस सर। क्या डाउट है, ईच हमने लाइक ये कि हमने डिसाइड कर लिया कि जो राइट साइड में होएगा वो नीचे होएगा, लेफ्ट साइड। ये तो देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो नहीं ऐसे ये पूछा तो लाइक अगर हम इसको, ये तो याद करने का एक तरीका है, जो ये तुम्हें किसी बुक में नहीं मिलेगा कि राइट साइड को नीचे कर दो, लेफ्ट साइड को। तो मैंने एक तरीका देखा है कि जो जनरल जो हर एक चीज में चलेगा और मैं उस पूरे चैप्टर में यूज करूंगा, लेफ्ट साइड का दिस मैंने को तो वो गलत हो जाएगा। पायरेनोस मतलब एक कंपाउंड नहीं है, एक स्ट्रक्चर स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। पहले ये लिखना पायरेनोस और ये बता देना कि अगर ऐसे है तो वो बॉन्ड अब ऐसे हो जाएगा, उसके बाद ही वो स्ट्रक्चर बनाना। ये बना लिया है, उसके बाद ये स्ट्रक्चर बनाओ, फिर कंप्लीट करो इसे। मैं जगह छोड़ूंगा आपको, उसके बाद ही पायरेनोस। समझ आया कुछ, पक्का, हाँ याद हो गया, अरे वो तो याद हो जाएगा। तुम कभी भी फोन चलाते रहते हो, अब तो मैच मुझ खत्म हो गए, अब क्या फायदा। एक एनोमर्स, 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 these are the compounds, these are the compounds या pair of anomers, ANOMERS, these are the pair of compounds having different configuration, having different configuration having different configuration, ब्रैकेट में लिख सकते हो प्लेसमेंट ऑफ H and OH, having different configuration, ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, प्लेसमेंट ऑफ H and OH on newly generated chiral carbon, on newly generated chiral carbon, ब्रैकेट में लिख सकते हो generated during cyclization
साइक्लाइजेशन जनरेटेड ड्यूरिंग साइक्लाइजेशन। पहले डेफिनेशन देखो फिर इसको समझाता हूँ कि है क्या। चलो अब देखो, जो अपना एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड नहीं, अपना जो ग्लूकोज था उसका स्ट्रक्चर क्या था, CHO ऊपर था, अरे सर एनोमस के नीचे बनाने की शर्त नहीं बनाए। ये डी ग्लूकोज है। इसमें इनिशियली देखो ये वाला कार्बन जो है ये कायरल नहीं था। अगर हम इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर ओपन करके बनाएं तो इसमें कोई भी कायरलिटी नहीं देखने को मिलेगी। क्यों नहीं देखने को मिलेगी? क्योंकि इसके अंदर तो डबल बॉन्ड है और हमने पढ़ा था कायरल कार्बन वही होते हैं जिसके अंदर क्या हो, तो ये कायरल नहीं है। इनिशियली ये कार्बन कायरल नहीं था। अब जब मैंने इसकी रिंग बनाई तो ये कार्बन कैसा बन गया, कायरल बन गया। अच्छा सिर्फ उस कार्बन का हो गया। अब देखो जब हमने रिंग बनाई, रिंग बनाने पे क्या हो रहा है, इस कार्बन पे कौन कौन से ग्रुप्स आ रहे हैं, एक H आ रहा है और एक क्या आ रहा है, OH आ रहा है या नहीं? ठीक। अब हमारी मर्जी है कि OH को हम कहां लगाएं, राइट पे लगाएं या लेफ्ट पे लगाएं। मान लो मैं OH को लगा देता हूं राइट पे, तो H कहां चला जाएगा, लेफ्ट पे। ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि मैं OH को कहां लगा देता हूं और H को कहां लगा देता हूं। अब ये जो कार्बन है ये कैसा बन चुका है, ध्यान से देखो, कायरल। ये जो कार्बन है ये कैसा बन चुका है, कायरल बन चुका है, न्यूली जनरेटेड कायरल कार्बन। इसको हम बोल रहे हैं न्यूली जनरेटेड, जो कब बना है, जब साइक्लाइजेशन हुई है। न्यूली जनरेटेड कायरल कार्बन है। अब अगर मैं इस पे OH राइट पे लगाता हूं तो कॉन्फ़िगरेशन कुछ और होगी, अगर OH को मैं लेफ्ट पे लगाता हूं तो कॉन्फ़िगरेशन कुछ और होगी। कोई दिक्कत? पक्का? क्योंकि डी एंड कॉन्फ़िगरेशन, ये तो अलग कैसे, कॉन्फ़िगरेशन में आर एंड एस में तो फर्क, लास्ट वाला देखते हैं ना। आर एंड एस में तो फर्क आएगा ही आएगा। पूरे मतलब मॉलिक्यूल की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा ही। इनिशियली OH देखो कहां था, इनिशियली OH कहां था, जिसने रिंग बनाई, जो ऑक्सीजन खत्म, जो OH जाके अटैक कर रहा है वो OH देखना है। इनिशियली वो राइट पे था। अगर मैं अब भी कहां पे लगाता हूं उसे, राइट पे, तो जो एनोमर बनता है उसको हम बोलते हैं अल्फा एनोमर। इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा एनोमर। एनोमर्स दो तरह के होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। पहले OH कहां लगा था, राइट पे, लेकिन अब जो नया कायरल कार्बन जनरेट हुआ उसमें मैंने OH कहां लगा दिया, लेफ्ट, ऑपोजिट साइड पे लगा दिया। तो ये जो एनोमर है ये कौन सा एनोमर होता है, बीटा एनोमर। तो एनोमर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है अल्फा एनोमर, एनोमर्स दो तरह के होंगे। सबसे पहला आएगा अपना अल्फा एनोमर। अल्फा एनोमर में तुम क्या याद रखोगे, इफ OH इज प्रेजेंट ऑन द सेम साइड, इफ OH is present on तो वो अल्फा एनोमर होगा। बीटा एनोमर क्या होगा, इफ OH is present on ऑपोजिट साइड। अब सेम और ऑपोजिट हम किसके विद रिस्पेक्ट टू कंपेयर कर रहे हैं, जो OH गया जिसने रिंग बनाई, OH ये वाला गया था, ये वाला OH और ये वाला OH देखो सेम साइड पे है, तो ये कौन सा एनोमर है, अल्फा। और अगर हम इस OH की बात करें तो ये ऑपोजिट साइड पे चला गया है,
तो ये कौन सा एनोमर है? बेसिकली तुम ये देख सकते हो कि जिस साइड पे रिंग बन रही है अगर उसी साइड पे OH है तो वो एनोमर कैसा होगा? अल्फा। जिस साइड पे रिंग बन रही है उसके ऑपोजिट साइड पे अगर OH लगा है तो वो कैसा होगा? बीटा। तो अब ये जो ग्लूकोज बन गया अपने पास, इसका स्ट्रक्चर क्या बन गया? अल्फा डी ग्लूकोज। ये क्या है? अल्फा डी। पहले ये सिर्फ ग्लूकोज था लेकिन अब ये क्या बन गया है? अल्फा डी ग्लूकोज। साथ में ये कैसा बन गया है? बीटा डी। समझ आ रहा है या नहीं? Yes, sir. कोई दिक्कत? हाँ बोलो। हमने ये बोला कि OH और H हम कहीं पे भी लगा सकते हैं, सिर्फ वो फर्स्ट कार्य कार्य करना है। तो हमने अभी जो डायग्राम बनाया ये बायोरिजोर्स वाला, उसमें हमने OH और H में वो पोजीशन वो अभी तक नहीं लगाई थी ना, अब लगाएंगे। मतलब कहीं भी लगाना नहीं अब लगाएंगे, अभी अब फिक्स करेंगे। है। अरे रुको तो सही, अभी अभी रुको जाओ, इतनी जल्दी क्या है? चिल्लाओ चिल्लाओ चिल्लाओ, चिल आउट चिल आउट। अच्छा चिल आउट कह रहा है, मुझे लगा कह रहा है चिल्लाओ। मैं कहा ये क्यों कह रहा है चिल्लाओ चिल्लाओ? फिर मुझे लगा ये चाहता होगा कि शोर मचे। मेरे को पहले लगा कि शायद फिर मुझे लगा था कि फिर मैं भी रेडी था कि जो पहले चिल्लाएगा उसको बाहर निकाल दूंगा। मेंटली प्रिपेयर हो गया। मुझे लगा था कि फॉलोअर्स तो बहुत होंगे। चलो अब देखो, पहले क्या था? पहले हम H और OH की पोजीशन को लेके कंफ्यूज थे, अब हमने उसको भी डिसाइड कर लिया है। अब हमने क्या कहा कि OH कहाँ पे आ रहा है? राइट पे। अगर ये राइट पे आ रहा है तो अब ये इस स्ट्रक्चर में कहाँ चला जाएगा? नीचे। और इस स्ट्रक्चर में कहाँ चला जाएगा? बेसिकली H ऊपर चला जाएगा। अगर हम OH को लेफ्ट पे ले रहे हैं तो लेफ्ट वाली चीज कहाँ जाती है? ऊपर। और राइट वाली, हमने जब OH को राइट पे रखा है उस स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया है? अल्फा डी ग्लूकोज। तो अब ये जो स्ट्रक्चर है ये बनेगा अल्फा डी ग्लूकोज पायरेनोस, और ये बनेगा बीटा डी ग्लूकोज पायरेनोस। कोई दिक्कत? नोट कर, नोट करो इसे। तीनों स्ट्रक्चर बनाए तभी समझ आएंगी चीजें, नहीं तो समझ नहीं आएंगी। और यहाँ पे मार्क भी कर लेना कि OH ऑन सेम साइड, हाईलाइट करके ऊपर। डेफिनेशन टाइप्स में OH ऑन सेम साइड अल्फा, OH ऑन ऑपोजिट साइड बीटा। बिल्कुल बनाना है ना, तुमने ट्री टाइप नहीं बनाना, हर एक रिएक्शन को अलग अलग लिखना। ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज को अगर हम HCN से रिएक्ट कराते हैं तो एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड को जब हम HCN से रिएक्ट कराते थे तो क्या मिलता था? साइनोहाइड्रिन। याद है या नहीं? ये +1 की रिएक्शन है, HI रेड फास्फोरस। HI और यहाँ पे क्या लेना होता है साथ में? रेड फास्फोरस, वो मिसिंग है। तो ये सब कुछ हटा देता था और सीधा सीधा क्या बन जाएगा? N-हेक्सेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछी गई है पेपर में। HBZ का हिस्सा नहीं है ये नहीं, ये HBZ ब्रोमीन कहाँ लिया है हमने? कहीं पे भी नहीं दिया, RP वगैरह कहीं। तो HI रेड फास्फोरस अगर हम लेते हैं तो वो क्या है? सब कुछ हटा देगी, बस 6 कार्बन का एक चेन बनेगा, हेक्सेन। कोई दिक्कत? HNO3। HNO3 क्या है? ये रिडक्शन होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। HNO3 क्या होता है? कंसंट्रेटेड फॉर्म में चाहिए। HNO3 क्या है? एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ये फटाफट एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर? कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। सबसे इजीली ऑक्सीडाइज कौन होता है? 1 डिग्री अल्कोहल। ये भी या एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ये रहा, और 1 डिग्री अल्कोहल कहाँ है? ये पड़ा। तो दोनों के दोनों को किस में कन्वर्ट कर दिया इसने? और इसका नाम याद रखें, सैकरिक एसिड। कोई दिक्कत? ठीक। अच्छा, ये भी हमने रिएक्शन पढ़ी थी कि अगर अपने पास C डबल बॉन्ड O हो तो वाटर बाहर चला जाता है, ऑक्साइन्स बन जाते हैं। याद है जब हमने टेबल बनाया था पूरा का पूरा? कार्बोजाइड, सेमी कार्बोजाइड, हाइड्राजीन, हाइड्राजोन। तो यहां से O बाहर चला गया,
यहां से H2 बाहर चला गया, तो डबल बॉन्ड NOH लग गया। Yes, sir. ये ग्लूकोज का ऑक्साइन है। तब हमने जनरल बताया था कि ये ऑक्साइन होते हैं। ये ऑक्साइन किसका है? ग्लूकोज का। एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड में हमने पढ़ा था कि अल्कोहल रिएक्ट करते हैं। तो जितने भी अल्कोहल से एसिटिक एनहाइड्राइड के अंदर अगर हम रिएक्शन देखें तो हमने कहा था अल्कोहल का जो H है, एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन में नीचे लिखवा देता हूँ, वैसे तो याद होनी चाहिए। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है? यही होता था एसिटिक एनहाइड्राइड। Yes. और ये रिएक्ट किसके साथ करता था? अल्कोहल के साथ। किसके साथ? अल्कोहल के साथ। जब ये रिएक्ट करता था तो हम कहते थे ये बॉन्ड टूट जाएगा, ऑक्सीजन के साथ क्या लग जाएगा? हाइड्रोजन। और इस इस कार्बन के साथ क्या लग जाएगा? O। तो हम प्रोडक्ट बनाते थे CH3CO, इसके साथ क्या लग गया? OR। बेसिकली अल्कोहल के साथ क्या लग जाता था? CH3CO। तो जितने भी अपने पास अल्कोहल हैं, यहाँ पे कितने अल्कोहल हैं? 6। जहां पे भी हमने OH लगाया है वहां पे अब क्या लग जाएगा? OCO CH3। H बाहर चला गया है सबका, H बाहर निकल के क्या लग गया हम सब में? CO CH3। यही हो रहा है ना। देखो अगर अल्कोहल हम दे रहे हैं, अल्कोहल का H बाहर जा रहा है, H बाहर जाके क्या लग रहा है? नई चीज CO CH3। तो हर एक अल्कोहल का H बाहर चला गया है और उसकी जगह क्या लग गया है? CO CH3। कोई दिक्कत समझ आ रहा है या नहीं? कोई भी दिक्कत? एंड ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर भी एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये सिर्फ किस किस को ऑक्सीडाइज करेगा? 1 डिग्री। तो COH एल्डिहाइड को, ब्रोमीन वाटर किसको ऑक्सीडाइज करता है? एल्डिहाइड्स। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने एल्डिहाइड में पढ़ा था। तो एल्डिहाइड को इसने ऑक्सीडाइज कर दिया, बाकी किसी भी चीज को ऑक्सीडाइज। तो ये है ग्लूकोनिक एसिड। एक है सैकरिक एसिड और एक है, नाम याद रखें दोनों के। अब अगर CHOH बोल्ड फोर करके लिखे तो वो गलत है। नहीं सही है। ये है क्या? अच्छा, वो जो कायरल बेसिकली ये जो 4 कार्बन है इनको क्लब कर दिया गया। अब ध्यान से देखो, इस कार्बन पे भी H और OH है, इस कार्बन पे भी H और OH है, इस कार्बन पे भी H और OH है, इस कार्बन पे भी क्या है? H और OH। तो इसको क्लब करके लिख दिया गया है ताकि बार बार लिखने की दिक्कत ना आए। कोई दिक्कत? तो जो पिछला वाला टॉपिक क्या है वो रिएक्शन में कोई ये जो वो तो अलग से हमने साइक्लिक फॉर्म बताई है ग्लूकोज की, कि ग्लूकोज असली में साइक्लिक फॉर्म में होता है, वो कैसे बनती है वो पूरा डिस्कस किया है। रिएक्शन तो ये है, नोट करो। सेम नहीं है। तो फ्रक्टोज पूरा शुरू से बिल्कुल। उसका वही साइक्लिक वाला है, बट अब हमें वो नहीं करना पड़ेगा ना पायरिन। अब उसकी जगह फ्यूरेन आएगा। अरे इसी में सकते हैं साइक्लिक फ्रैक्चर से शुरू करना है। अरे पहले ओपन चेन साइक्लिक हाँ, है। ये तो चीज होगी। अरे मजाक कर रहा हूं। टॉपिक क्या है सर? क्या है मतलब इसका? साइक्लाइजेशन ऑफ फ्रक्टोज। ये कौन सा फ्रक्टोज है? डी फ्रक्टोज। कौन सा फ्रक्टोज है? डी फ्रक्टोज। ठीक। अब डी फ्रक्टोज में भी क्या है? फिर से ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर्स। तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर्स लेके जाता है और अटैक कर देता है किस पे? कीटोन पे। लेकिन जैसे कीटोनिक कार्बन पे अटैक होता है वो अपना पाई बॉन्ड तोड़ के चार्ज किसको ट्रांसफर करता है? तो सेम प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन अपना फिर से लोन पेयर H+ लूज कर देगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है? तुम जाओ और तुम बताओ कि ऑर्गेनिक असली हम बताते हैं। देखो बिजनेस डाउन नहीं करना, जो मर्जी हो जाए।
असली अच्छी तो है इतनी ऑर्गेनिक, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो कोई बच्चा कॉमर्स कॉमर्स का देख लेगा, वो तो वैसे ही बोला है। क्या हो जाएगा। तो यही सोचेगा तुम कर क्या रहे हो। ये कहानी तो बच्चे को चलो देखो, तो बेसिकली ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जब उसने अटैक किया, और ऑक्सीजन के साथ क्या लगा हुआ होगा, हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या बन गया होगा, O माइनस। क्या बन गया होगा, O माइनस। फिर हमने इसको स्टेबलाइज किया होगा कैसे, H प्लस को बाहर निकाल के, और वो OH बन गया होगा ये वाला ग्रुप। क्लियर या नहीं? तो ये क्या बन गया, डी फ्रक्टोज की साइक्लिक। लेकिन ये भी अच्छी सी नहीं लग रही इतनी, है ना, ऐसे कभी कोई रिंग सी थोड़ी ना बनती है। अब ये कितने मेंबर की रिंग है ध्यान से देखो, नहीं जाने जाने। अब देखो यहाँ पे ये कार्बन है, ठीक, एक फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर, फोर्थ मेंबर, और पांचवा मेंबर कौन है। तो अब कितने मेंबर की रिंग बनी है, 5 मेंबर रिंग। और अपने पास एक और 5 मेंबर की रिंग है जिसमें ऑक्सीजन आता है, उसको हम बोलते हैं फ्यूरेन। क्या बोलते हैं, तुम फ्यूरेन बोलने से पांच कार्बन की चेन नहीं होती, कार्बन 4 ही होते हैं, 5 मेंबर की रिंग होती है। अरे पेंटागन से याद रखेगा, ये होता है फ्यूरेन। ये क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड बनाया हुआ हाँ, क्यों तुम्हें नहीं लग रहा, ये डबल है। स्पेशल इफेक्ट देते हैं। अब ठीक है, तो ये है फ्यूरेन। अब हमें अपना जो साइक्लिक कंपाउंड है उसको इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब देखो फिर से वही दिक्कत है कि पहले ये कायरल नहीं था, पहले यहां तक बना दो फिर आगे कराओ, बनाओ। नहीं मिला, अरे 39 तेरे को मिला था, इसका तेरे हाइड्रोजन थे। चलो देखो, अपने पास ये डी ग्लूकोज था, डी फ्रक्टोज, हमने रिंग बना दी। अब फिर से वही दिक्कत है कि OH जो नया आ रहा है वो कहाँ लगाएं। एक OH आ रहा है, ध्यान से देखो क्या आ रहा है, एक OH और एक CH2OH। एक OH आना है और एक क्या लगाना है हमने, पहले OH कहाँ लगा था, राइट साइड पे। अब भी अगर मैं OH को कहाँ लगा दूं, राइट साइड पे, और CH2OH को कहाँ लगा दूं, लेफ्ट साइड पे। तो ये कौन सा एनोमर बना, अल्फा डी फ्रक्टोस। अब ये क्या बन गया, अल्फा डी फ्रक्टोस। लेकिन वहीं पे अगर मैं OH को कहाँ लगा दूं, अरे लेफ्ट साइड, पहले कहाँ था, राइट पे, लेफ्ट पे OH और राइट पे CH2। पहले तो लेफ्ट यहीं पे है। तो ये क्या बन जाएगा, बीटा डी फ्रक्टोस। समझ आया या नहीं, कोई डाउट। अब हमने क्या कहा कि इसकी जो साइक्लिक फॉर्म है वो कुछ इस तरीके की है, ऑक्सीजन बीच में है। मेरे साथ कोई नाम ना है, पहले समझ लो। अल्फा और बीटा वाला बना नहीं, थोड़ा अजीब बन गया है।
अब थोड़ा ध्यान से देखें, ये वाला जो कार्बन है इसको अगर हम कार्बन नंबर 1 बोलें, इसको हम क्या बोलें, कार्बन नंबर, ये कार्बन नंबर 2, इसको हम क्या बोल रहे हैं, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। सिमिलरली कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे ये कार्बन नंबर 1 है जो ऊपर था, ये कार्बन नंबर क्या है 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4। अब ध्यान से देखो, कार्बन नंबर 1 पे जो OH था वो कहाँ था, राइट पे, तो यहाँ पे OH कहाँ आ जाएगा, नीचे, और CH2OH कहाँ चला जाएगा, फिर H कहाँ पे है, नीचे, शिरीन समझ लो, H कहाँ पे है, नीचे, और OH कहाँ पे है, ऊपर। थर्ड कार्बन में देखो OH कहाँ पे आ जाएगा और H ऊपर। फोर्थ कार्बन पे बस हमेशा याद रखना है CH2OH कहाँ जाएगा, ऊपर, और H कहाँ रहेगा, नीचे। सिमिलरली ये जो फोर्थ कार्बन है यहाँ तो डायरेक्टली हमें पता ही है कि CH2OH कहाँ जाएगा, ऊपर, और H कहाँ रहेगा, नीचे, ठीक है। बाकी कार्बन्स का हम देख लेते हैं। इसमें CH2OH कहाँ था, राइट पे, तो CH2OH कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो CH2OH नीचे आ गया तो OH कहाँ चला जाएगा, बाकी पूरा स्ट्रक्चर तो क्या रहता है, सेम ही रहना है। कोई डाउट? तो ये जो स्ट्रक्चर बना, ये स्ट्रक्चर है किसका, अल्फा डी फ्रक्टोस, उठा लो बाहर जाके, अल्फा डी फ्रक्टोस फ्यूरेनोस। और ये वाला जो स्ट्रक्चर बना ये किसका बना, बीटा डी फ्रक्टोस फ्यूरेनोस। कोई भी डाउट? आसान है। सिंगल बॉन्ड है तो डाइसैकराइड्स की हेडिंग डालें और इसकी डेफिनेशन लिखें। यही है चैप्टर, अब क्या कर सकते हैं, जबकि यहां से आना कुछ नहीं। डाइसैकराइड्स, डाइसैकराइड्स क्या है, ऐसे शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या बोलते हैं, शुगर्स। कार्बोहाइड्रेट को कई बार क्या बोल देते हैं, शुगर्स। ऐसे शुगर्स जो हाइड्रोलिसिस पे दो मोनोसैकराइड्स दें उसको हम क्या बोलते हैं, डाइसैकराइड। सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका सुक्रोज। सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, सुक्रोज। अगर तुम सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस कर दो, सुक्रोज की क्या कर दो, हाइड्रोलिसिस, तो अपने को मिलता है अल्फा डी ग्लूकोज। क्या क्या मिलता है, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज। तो मतलब जो सुक्रोज का स्ट्रक्चर है वो किसके स्ट्रक्चर्स को मिला के बना है, अल्फा डी ग्लूकोज, वो हमने पढ़ लिया, और किसके स्ट्रक्चर को मिला के बना है, बीटा डी फ्रक्टोज, वो भी हमने पढ़ लिया। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, फटाफट बनाओ इसे। अब हमने क्या पढ़ा कि सुक्रोज किस किस से बना है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से बना है, और इसमें लिंकेज कैसी है, C1C2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इसमें कैसे लिंकेज है, C1C2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो मतलब को बीटा डी फ्रक्टोज OH एंड ये नंबरिंग गलत है, नंबरिंग चेंज कर लेना यहाँ दोनों की। तो जो सुक्रोज है वो किससे बना है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से। ये क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज, ये क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज, और ये क्या था, बीटा डी फ्रक्टोज था या नहीं। अब इसमें हमने क्या कहा था कि नंबर 1 कार्बन कौन है, ये। इसमें नंबर 1 ये था, नंबर 2 ये था, नंबर 3 ये था, नंबर 4 ये था। तो अब अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज में क्या होता है, C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज
क्या होती है, C1C4 ग्लाइकोसाइडिक। कहने का मतलब क्या है, यहां से OH बाहर चला जाता है, यहां से H बाहर चला जाता है, और दोनों के बीच में क्या बनता है, कौन सी लिंकेज, कोई डाउट? स्ट्रक्चर चेक कर दो, मैं तो इसको बनाऊंगा, इसका चेक करना है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। अब अल्फा डी ग्लूकोज का जो कार्बन नंबर 1 है वो जुड़ता है बीटा डी फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 2 से। अल्फा डी ग्लूकोज का जो कार्बन नंबर 1 है वो बॉन्डिंग करता है किसके साथ, कार्बन नंबर 2 ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज। कोई दिक्कत? अब अगर हम बीटा डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर देखें, यही है टोटल स्ट्रक्चर। रिंग का कार्बन नंबर 1 ये है, रिंग का कार्बन नंबर 1 ये है, लेकिन ओवरऑल देखें तो कार्बन नंबर 1 क्या था, ये, कार्बन नंबर 2 क्या था, ये। अगर हम ओवरऑल देखें यही था बीटा डी फ्रक्टोज, ये कार्बन नंबर 1 था, ये क्या था, कार्बन नंबर 2। मतलब जो रिंग का कार्बन नंबर 2 है वो रिंग का कार्बन नंबर 1 है वो अपने स्ट्रक्चर का कार्बन नंबर 2 है। कोई दिक्कत? तो इसमें होता क्या है, C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज इज लिंक्ड टू C2 ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज। C1 किसका, अल्फा डी ग्लूकोज का, और C2 किसका, बीटा डी। अब देखो जिन दो कार्बन्स के बीच में बॉन्ड बनाना है उन दोनों कार्बन्स को तुमने आमने सामने रखना होगा। तो C1 तो इसका एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। लेकिन अगर हम सुक्रोज का स्ट्रक्चर देखें, फ्रक्टोज का, बीटा डी फ्रक्टोज यही होता है, इसका कार्बन नंबर 2 कौन सा बनेगा, ये वाला। अगर हम इसके सामने रखते हैं तो अगर मैं इसके सामने एकदम ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बना देता तो ये बॉन्डिंग यहाँ पे और ये वाला C2 कहाँ आता, ऑपोजिट साइड पे आता। समझ आ रहा है? बेसिकली अगर हम अल्फा डी ग्लूकोज बनाते हैं तो C1 ये है, अगर एकदम इसके सामने बीटा डी फ्रक्टोज बना दें तो क्या ये जो C1 C2 है एक दूसरे के आमने सामने आए? नहीं, ये तो दूर है, बहुत दूर चला गया है। कोई डाउट? ये क्या हो गया, ये तो गड़बड़ हो गई। हाँ किससे हट गया हो, ये क्या होता है, अच्छा वो कॉपी वाला, नहीं नहीं ऐसे कैसे हट गया हो। तो बेसिकली अब मुझे क्या करना होगा, मुझे इस कंपाउंड को कुछ इस तरीके से लिखना होगा कि ये जो C2 है ये इस साइड पे शिफ्ट हो जाए। अभी C2 कहाँ पे है, राइट साइड पे, मुझे इसको कुछ इस तरीके से शिफ्टिंग करनी है कि वो कहाँ पे आ जाए, लेफ्ट साइड। कोई दिक्कत? क्लियर है कि करना क्या है, हमने C2 जो हमारा राइट साइड पे है उसको कहाँ पे लेके आना है, C2 जो लेफ्ट साइड पे। तो देखो ऑक्सीजन तो वहीं का वहीं रहेगा, ऑक्सीजन तो वहीं का वहीं रहेगा। अब मैं चाहता हूं कि ये C2 बन जाए। जब ये C2 बनेगा तो ये जो नीचे वाला ग्रुप है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ऊपर वाला कहाँ जाएगा, नीचे। तो CH2OH पहले कहाँ था, नीचे, अब CH2OH कहाँ चला गया, ऊपर। कोई दिक्कत? पहले OH कहाँ था, ऊपर, अब OH कहाँ चला गया, नीचे। समझ आ रहा है? या मैं पूरा स्ट्रक्चर ही दोबारा बना के दिखाऊं? मतलब उन्हीं दो में कुछ चेंज हुआ, बस ऊपर नीचे हो गया। उन्होंने वो स्ट्रक्चर को घुमाया है, सब कुछ। मिरर किया होता है बेसिकली। देखो ये अल्फा डी ग्लूकोज है, अब मैं इसके सामने क्या लिखना चाहता हूँ, बीटा डी फ्रक्टोज। तो ध्यान से देखो कैसे लिख रहे हैं, ऑक्सीजन सेंटर में रहेगा, पहले C2 कहाँ था, यहाँ पे, अब C2 को मैं क्या बनाने वाला हूँ, यहाँ पे। तो बस अपसाइड डाउन करना है, लेफ्ट राइट करना है तो अपसाइड डाउन भी
करना पड़ेगा। ये याद रखना कि अगर लेफ्ट को राइट बनाना है तो ऊपर वाले को नीचे भी करना पड़ेगा। तो पहले OH कहाँ था? ऊपर। अब OH कहाँ आ जाएगा? नीचे। और CH2OH पहले नीचे था, अब कहाँ पे आ जाएगा? ऊपर। कोई दिक्कत? समझ आया? इस कार्बन पे आ जाओ। अब ये वाला कार्बन यहां पहुंच जाएगा। अगर ये वाला कार्बन यहां पहुंचता है तो अब क्या होगा? CH2OH पहले कहां था? ऊपर। अब कहां आ जाएगा? नीचे। H कहां था पहले? नीचे। अब कहां आ जाएगा? ऊपर। अब बताओगे क्या इस कार्बन पे कौन आएगा? यहां पे कौन आएगा? पहले H था नीचे, अब H कहां आ जाएगा? ऊपर। और OH कहां आ जाएगा? नीचे। समझ आ रहा है? अब इस वाले कार्बन, हाँ, इस वाले पे क्या होगा? OH ऊपर आ जाएगा और H नीचे आ जाएगा। कोई दिक्कत? क्लियर या नहीं? अब हमने क्या किया? हमने C1 C2 को आमने सामने बना दिया। ये C1 है और ये C2 है। कोई दिक्कत? तुम्हारा सबसे पहला काम क्या है कि C1 C2 को आमने सामने बना लो। C1 C2 को आमने सामने बनाया और हमने क्या किया? OH में से क्या किया? वाटर को बाहर निकाल दिया। अगर हम OH में से वाटर को बाहर निकालेंगे तो एक ऑक्सीजन तो बचेगा। होता है ना? दो हाइड्रोजन है, दो ऑक्सीजन है, H2O बाहर निकालना है, एक ऑक्सीजन तो बचा। वो एक ऑक्सीजन ने दोनों को क्या कर दिया? जोड़ दिया। ये जो बॉन्ड बन रहा है, इस बॉन्ड को हम क्या नाम देते हैं? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये जो बॉन्ड बन रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। कितना आसान सा है। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो इसमें ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज किसके बीच है? C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज। अल्फा डी ग्लूकोज में हमने कोई चेंजेस नहीं किए हैं, लेकिन जो बीटा डी फ्रक्टोज का हमने स्ट्रक्चर बनाया उसमें दिक्कत क्या आ रही थी कि C2 दूर पड़ा था। तो बॉन्डिंग ऐसा तो नहीं कर सकते कि यहां से लेके यहां तक ऐसे बनाते हैं, वो तो गलत है। तो हमें क्या करना था? इसको इसके सामने लेके आना था। तो अगर तुम लेफ्ट को राइट करोगे तो अप को डाउन भी करना पड़ेगा। कोई दिक्कत? तो बस हमने क्या किया है? इसको यहां पे बना दिया है। पहले ये राइट पे था, अब मैंने इसको कहां कर दिया है? लेफ्ट पे। अगर मैंने राइट का लेफ्ट किया है तो टॉप का बॉटम और बॉटम का अप भी करना होगा। पहले OH ऊपर था तो OH को कहां रख दिया? फिर मैंने नीचे। CH2OH को कहां रख दिया? ऊपर। ये वाला कार्बन ये बन गया है। H पहले नीचे था, अब H कहां आ गया है? ऊपर। CH2OH नीचे आ गया। फिर मैंने क्या किया है? OH के बीच में बॉन्डिंग करा दी है, वाटर बांध। कोई दिक्कत? समझ आया या नहीं? तो तुम्हें क्या क्या लिखना है अब ध्यान से सुनो। तुम्हें पहले तो ये रिएक्शन याद करनी है कि सुक्रोज में क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। और इसमें कैसी लिंकेज है? C1 C2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तुम्हें ये हर एक लिंकेज को याद करना है, स्ट्रक्चर को याद नहीं करना है। तुमने क्या याद करना है? लिंकेज को याद करना है। और कौन कौन से स्ट्रक्चर याद करने हैं? अल्फा डी ग्लूकोज और फ्रक्टोज। मतलब ग्लूकोज और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर तुम्हें याद होने चाहिए, उसी को जोड़ जोड़ के हम आगे के पॉलीमर्स बनाएंगे। कोई दिक्कत? समझ आ रहा है? यस सर। स्ट्रक्चर पहले बीटा डी, पहले ये बना लेना। ये रिएक्शन लिख ली? लिख ली ना? उसके बाद तुम इसको अपनी वर्डिंग में लिखोगी। जो अल्फा डी ग्लूकोज का C1 है और जो बीटा डी फ्रक्टोज का C2 है, वो दूर दूर थे तो उसको आमने सामने करने के लिए हमने क्या किया है? उसको रिवर्स किया है, लेफ्ट राइट किया है। लेकिन अगर हम लेफ्ट राइट करते हैं तो अपसाइड डाउन भी करना हो। कोई दिक्कत? तो उसके हिसाब से हमने ये स्ट्रक्चर बनाया है। जो आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया नीचे वाला बनाना है मेन तो ये है। अगर कोई तुमसे फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर पूछे तो ये है। माल्टोज के अंदर क्या है? तुम्हें बस क्या क्या याद रखना है कि माल्टोज के अंदर क्या है? 2 अल्फा डी ग्लूकोज है, 2 मॉलिक्यूल्स हैं किसके? अल्फा डी। और उसमें लिंकेज किसके बीच है? C1 ऑफ फर्स्ट एंड C4 ऑफ
तो हमें कुछ घुमाने की जरूरत नहीं है क्योंकि C1 C4 ऑटोमेटिकली आमने सामने है। अब देखो ध्यान से, C4 यही तो है, C1 C4 में से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिया और क्या बन गया, बन गया। कुछ भी घुमाया नहीं है, कुछ भी रोटेट नहीं किया है, सिंपल वही स्ट्रक्चर बनाया है, जोड़ दिया। बस उनका OH OH निकाल के उसके बीच में एक ऑक्सीजन बना दिया, बस सिंपल। करो नोट।